अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, जो अपने लास्ट जो अपनी क्लास को ऑफ किया था, मैंने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन बता दी थी। हेड्स ऑफ अकाउंट पे ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये ट्रांजैक्शन किस चीज़ पर होती हैं और वो जो चीज़ है उसे क्या कहा जाता है, उस पर बात कर लेते हैं। होते हैं कि हेड्स ऑफ अकाउंटिंग इज बेसिकली जस्ट लाइक द पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग जैसे आपके अकाउंटिंग के पिलर्स होते हैं कि आपकी अकाउंटिंग में आप किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन कर लो, वो इन 5 के अंदर फिट आ जाएगी। वो 5 क्या है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। अब अगर थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली जो हमारे पास इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं। उनके लिए एक एक्रोनिम बना दिया गया है जिसे कहा जाता है अल्सर। अल्सर मींस एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। अब ये एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू होते क्या है, इस पे बात करते हैं। एसेट्स असासा है आपका, जो आप इस्तेमाल कर सकते, जो आपके कंट्रोल में है, उसे एसेट कहा जाता है और यही एसेट की डेफिनेशन भी है। एसेट एक ऐसी रिसोर्स को कहा जाता है जो कारोबार के इख्तियार में होती है, कंट्रोल में होती है। An asset is a resource that is in control of an entity on the basis of past event या as a result and from which future economic benefits are expected to flow the enterprise or the entity। मतलब एक ऐसी चीज जो आपने पास्ट में किसी वजह से अपने कंट्रोल में कर ली, उससे मिलने वाला रिस्क और रिवॉर्ड अब आपका है और वो फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है या आप एक्सपेक्ट करते हो कि इससे आपको फायदा हो सकता है फ्यूचर में, और वो आपके कारोबार के लिए फायदेमंद हो। एसेट 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 आपके पास दो तरह के होते हैं। एक होता है करंट एसेट और एक होता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म एसेट्स उन एसेट्स को कहा जाता है जिनकी यूजफुल लाइफ 12 महीने से कम हो। मेरे पास 12 महीने से कम हो। वो तमाम एसेट जो 12 महीने के अंदर अंदर या तो खत्म हो जाए, या रिप्लेस हो जाए, या रोटेट हो जाए, वो कहलाते हैं मेरे शॉर्ट टर्म एसेट्स या फिर करंट एसेट्स। जैसे कि स्टॉक, या जिसे आप बोलते हो इन्वेंट्री। डेटर्स या जो अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रिसीवेबल। प्रीपेमेंट्स कहा जाता है जब मैं किसी को एडवांस में पेमेंट कर देता हूं। फिर आ जाता है बैंक अकाउंट या फिर कैश। ये वो सारी चीजें हैं जो मेरे पास आज है, कल नहीं है, परसों है। ये वो सारी चीजें हैं जो मेरे पास आज है, कल नहीं है, परसों है। ये एसेट्स हैं मेरे। मतलब आज अगर मेरी जेब में 10,000 रुपए रखे हुए हैं, तो हो सकता है कल मेरी जेब में 1 रुपया भी ना हो, या 5,000 रुपए हो, या 3,000 रुपए हो, या हो सकता है 20,000 रुपए हो। तो एक दिन के अंदर वो 10 के 20 हो गए, 10 के 5 हो गए, 10 के 2 हो गए, 10 के 3 हो गए। ये चेंज जितना फ्रीक्वेंट होगा ना, उतना एसेट मेरा क्या होगा? क्विक होगा। इन्वेंट्री, आज मेरे पास 10 पीस पड़े हुए हैं जो मैंने बेचने हैं, शाम तक दो पीस बिक गए, तो वो एक दिन के अंदर वैल्यू चेंज हो गई ना। दैट इज योर इन्वेंट्री, दैट इज योर करंट एसेट। डेटर्स, मुझे 5 लोगों से 1 लाख रुपए लेने, जिसमें से 2 ने मेरे 40,000 रुपए वापस कर दिए, तो अब मैंने सिर्फ 60,000 रुपए लेने 3 लोगों से, तो वो 1 साल के अंदर चेंज हो गया। दैट इज माई करंट एसेट। बैंक, आज मेरे बैंक में 2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, मैं कल जाता हूं एक गाड़ी खरीद के ले आता हूं, वो 2 करोड़ तो खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया मेरे पास? एक करंट एसेट हो गया। ये चीज समझ आती है। अब बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स पे। नॉन करंट एसेट्स को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ 12 महीने या उससे ज्यादा होगी। जो एक फोर्सिबल फ्यूचर से ज्यादा चलने वाले होंगे। मतलब मैं आज अगर एक चीज खरीदता हूं, मैं आज अगर एक गाड़ी खरीदता हूं, तो उसको 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में तो वापस नहीं ना बेचूंगा।
वो गाड़ी मैं रखूंगा कम से कम अपने पास 1 साल 1.5 साल, उस गाड़ी की लाइफ 5 साल है 10 साल है जो भी है, मैं 1 साल के अंदर अंदर तो नहीं बेचूंगा ना, तो वो मेरा नॉन करंट एसेट है। चलो गाड़ी, चलो आप खरीदते और बेचते रहते हो, मैं बात करता हूं घर की। आपने एक घर खरीद लिया, कम से कम 4-5 साल तो रहोगे उसके अंदर, तो वो आपका एक नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट में मेरे पास या तो एसेट मेरा टेंजिबल होगा या इंटेंजिबल होगा। टेंजिबल एसेट्स अगर होते हैं तो वो आ जाते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, विच इज IAS 16। यानी कि टेंजिबल एसेट्स उन एसेट्स को कहा जाता है जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हो, जैसे मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरे पास कोई लैपटॉप है, वो मेरा टेंजिबल एसेट है। ये सारी चीजें फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं तो ये टेंजिबल है। और दूसरी चीज होती है इंटेंजिबल एसेट्स, जो IS 38 में आ जाते हैं, इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में आ जाते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे नॉलेज है। नॉलेज है ना, हम सबके पास है, बचपन में ABC पढ़ी थी अभी तक याद है, दैट इज नॉलेज। कहाँ है वो नॉलेज? थैली में डाल के दो जरा मुझे थोड़ी सी, जरा मेरे हाथ में पकड़ाओ थोड़ी सी, नॉलेज कहाँ है? हमें नहीं पता ना, बट नॉलेज एग्जिस्ट करती है, दैट इज इंटेंजिबल। तो ये क्या चीज है मेरे लिए? नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट है। आई बिलीव यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी बेसिकली एक कर्जा, या यूं कह लो कि एक जिम्मेदारी है। लाइबिलिटी इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑन द बिजनेस as a result of a past event which is expected to result in an outflow of the economic benefit। मतलब मुझसे कोई ऐसा एक काम हुआ जिसकी वजह से मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई है और वो जिम्मेदारी मुझे पे करनी है, जो मेरी जेब से जाएगी, तो ये क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी फिर दफ समझा देता हूं। माजी के किसी वाक्य की बिना पर आप पर मुसल्लत होने वाली एक जिम्मेदारी कर्जा कहलाती है। कर्जा मेरे पास दो तरह का होता है, वही करंट या नॉन करंट, यानी कि कलील मुद्दती या तवील मुद्दती, जिसे हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कहते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या होती है? अगेन, जिसकी लाइफ 12 महीने से कम हो। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है? जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा हो। 12 महीने से कम वाली आपके पास कौन कौन सी लाइबिलिटीज होती हैं? जिसमें आ जाती है आपके पास ट्रेड पेबल एंड ओवरड्राफ्ट। 12 महीने से ज्यादा वाली आपके पास कौन सी आ जाती हैं? जैसे कि आपका बैंक लोन वगैरह। ये वो सारी चीजें हैं जो आप 12 महीने से ज्यादा के लिए अपने पास रखते हो। ये चीज समझ आती है। अब आगे बढ़ते हैं कैपिटल पर। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल, या जिसे हम कहते हैं सरमायाकारी या सरमाया। सरमाया क्या है? सरमाया बेसिकली उस रिसोर्स को कहा जाता है जो मैं कारोबार में इन्वेस्ट करता हूं। सरमाया उस रिसोर्स को कहा जाता है जो ओनर की तरफ से कारोबार में इन्वेस्ट किया जाए। सही, उसमें कुछ भी हो सकता है। इनिशियली जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो भी मेरा सरमाया है कारोबार स्टार्ट करने के लिए। फिर साथ साथ मैं मजीद पैसा कारोबार में लगा रहा हूं, ये भी मेरा सरमाया है, कैपिटल है। फिर अगर मेरा कारोबार कोई प्रॉफिट करता है और मैं उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कारोबार में डाल देता हूं, वो भी सरमाया है। अगर मैं मुनाफे में से कुछ पैसा निकाल लेता हूं तो वो मेरे सरमाए को कम कर देता है एज अ ड्रॉइंग। मैं समझाता हूं कि ये मुनाफे में से पैसा निकालने से मेरा सरमाया कम क्यों होता है, जरा ये चीज समझना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक बात बताई थी कि कारोबार और इंसान, ओनर, दोनों अलग हैं, दोनों की अपनी इनफरादी कानूनी पहचान है। दे बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटीज। द बिजनेस एंड द ओनर ऑफ द बिजनेस आर आइसोलेटेड एंड बोथ हैव देयर ओन सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो अगर मेरा बिजनेस और मैं दोनों अलग हैं और मैंने कारोबार में पैसा लगाया, मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो वो पैसा तो बेसिकली मेरे कारोबार के ऊपर एक लायबिलिटी है मेरी तरफ से। तभी ये चीज हमेशा बोली जाती है कि जो कैपिटल है, इट इज अ लायबिलिटी टूवर्ड्स
इट इज अ लाइबिलिटी फॉर अ बिजनेस टूवर्ड्स द ओनर। मतलब ओनर की तरफ से एक लाइबिलिटी है ये कारोबार के ऊपर, कि कारोबार पे जो भी पैसा लगा है वो ओनर का है, और ये कारोबार के ऊपर एक लाइबिलिटी है कि उसने ओनर को अब इस पैसे पे रिटर्न देना है। बस यहां पे फर्क क्या आता है, यहां पे रिटर्न में मुनाफा हो ऐसा जरूरी नहीं है, यहां पे रिटर्न में नुकसान भी हो सकता है। सेकेंडली, अब जब ये बात वाजे हो गई कि कारोबार और मैं दोनों अलग अलग हैं, जब ये चीज स्टैब्लिश हो गई कि कारोबार और ओनर यानी कि बिजनेस और ओनर दोनों अलहदा हैं, आइसोलेटेड है, अलग हैं, तो प्रॉफिट भी तो बिजनेस का ही है, प्रॉफिट भी तो बिजनेस का है ना। अब अगर प्रॉफिट में से मैं कुछ पैसा अपने लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज के लिए निकाल लूंगा, तो वो बिजनेस के लिए क्या है, एक अदद एक्सपेंस है। और एक्सपेंस मेरे कैपिटल को, मेरे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट को हमेशा कम करता है। एक ऐसा एक्सपेंस जो मैं अपने जाती इस्तेमाल के लिए निकाल रहा हूं अपने ही बिजनेस से, वो मेरे बिजनेस को, मेरी मिल्कियत को कम कर देता है। ये चीज समझ आती है सबको? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि इफेक्टिवली अभी क्या चीज है, द प्रॉफिट मेड बाय अ बिजनेस आर इफेक्टिवली अ रिटर्न फॉर द सोल ट्रेडर on the money that they initially invested. Any profits not taken out of the business are, as drawings are therefore in effect of an extra capital. और ये चीज जो यहां पर लिखी हुई है, कैपिटल इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी टू द बिजनेस एज द बिजनेस थ्योरेटिकली ओज दिस अमाउंट बैक टू द ओनर। ये बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि कैपिटल, मेरा जो सरमाया है, वो देखा जाए तो कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए एक अदद लाइबिलिटी है, कर्जा है, क्योंकि थ्योरेटिकली ये पैसा कारोबार ने वापस देना है किसको, ओनर को, बिजनेस के ओनर को। जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी कारोबार में फायदा नहीं हो रहा तो आप वो कारोबार कंटिन्यू तो नहीं करोगे ना, ये चीज होती है। और जब कारोबार में फायदा हो रहा होता तो आप कारोबार से सबसे पहले क्या करते हो, अपना दिया हुआ पैसा, इन्वेस्टमेंट रिकवर करते हो। उसके बाद जो भी पैसा है वो कारोबार का और आपका, वो जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। फिर आते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस या खर्चा किसे कहते हैं? एक्सपेंसेस आर डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लोज और डिप्लीशन, डिक्रीज इन वैल्यू। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब आपके कारोबार में खर्चे जो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट को कम कर दें, वो आ जाए, या आउटफ्लो हो जाए, जब आपको जेब से पैसा लगाना पड़ रहा हो, या आपके तमाम एसेट्स जो भी हैं उनकी वैल्यू कम हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सपेंस कहा जाता है। एक्सपेंसेस आर कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो चीजें मैं लोगों को बेच रहा हूं उस पे जो मेरा खर्चा आया वो भी मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं मेरे पास, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मेड व्हेन अ बिजनेस स्पेंड्स मनी आइदर टू बाय अ नॉन करंट एसेट फॉर द यूज ऑफ बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल, add to the value of its existing non-current assets by improvement in its earning capacity. They are mentioned as non-current assets in statement of financial position. ये चीज याद रखना, कैपिटल एक्सपेंसेस उन एक्सपेंसेस को कहा जाता है जो या तो मैं किसी नॉन करंट एसेट को खरीदने के लिए इनकर कर रहा हूं, या तो मैं अपने किसी एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट की कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहा हूं, तो उस पे जो भी खर्चा होगा उसे कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन तमाम एक्सपेंसेस को कहा जाता है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप इनकर करते रहते हो। जैसे आपकी यूटिलिटी बिल्स ऑर्डिनरी है ना, कारोबार है, काम करोगे, बिजली का बिल आएगा, गैस का बिल आएगा, पानी का बिल आएगा, टेलीफोन का बिल आएगा, कारोबार है, ऑर्डिनरी कोर्स है। टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस,
ये सारी चीजें मैं क्यों इनकर करता हूं? ताकि मैं जो कमा रहा हूं वो कमाता रहूं। दे आर मेंशन्ड एज एक्सपेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आई बिलीव यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू पे। रेवेन्यू क्या होता है? अच्छा, एक एग्जाम हैक है, एग्जाम के लिए एक पॉइंट टू नोट है, ये चीज अपने पास जरा समझ लेना। इफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मिस्टेकन वन फॉर अदर, then the gross profit or net profit figure or both will be incorrectly stated, as will the statement of financial position figures। देखो एक चीज याद रखना, मेरा जो रेवेन्यू एक्सपेंस है ना, वो साल के आखिर में मैं माइनस कर देता हूं अपने प्रॉफिट में से। वो साल के आखिर में मैं अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देता हूं। लेकिन मेरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कई साल तक मेरे साथ चलता है और वो अपनी यूजफुल लाइफ के साथ साथ कम होता है। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर दूं तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट कर दूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मतलब कहने का यह है कि अगर मैं कैपिटल को रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर दूं तो मेरी जो इनकम स्टेटमेंट है और जो मेरी बैलेंस शीट है, उन दोनों में जो अमाउंट आना चाहिए वो गलत होगा। सही? इफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन द एसेट एंड प्रॉफिट्स आर अंडर स्टेटेड एंड वाइस वर्सा। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करता हूं तो मेरे जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो भी, उनकी भी वैल्यू कम हो जाएगी, और जो मेरा प्रॉफिट है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। और अगर मैं अपने रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट करता हूं तो मेरे नॉन करंट एसेट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और मेरे प्रॉफिट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब आते हैं आखिरी चीज पर, विच इज रेवेन्यू या इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम इज बेसिकली द इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट as a direct consequence of a sale or by any other means। इनकम आसान अल्फाज में बोलूं तो रेवेन्यू कहते हैं इनकम जनरेटेड बाय द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इनकम जनरेटेड बाय द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। द डेफिनेशन ऑफ इनकम कवर्स बोथ रेवेन्यू एंड गेन्स। जब मैं इनकम की बात करता हूं तो उसमें रेवेन्यू भी आ जाता है, उसमें मेरे कैपिटल गेन भी आ जाते हैं। कैपिटल गेन क्या होता है मैं आपको ये भी समझा देता हूं। मैंने 50 लाख की गाड़ी खरीदी, 2 महीने बाद वो गाड़ी 60 लाख की हो गई, तो 10 लाख रुपए जो अब ऊपर हो गई प्राइस, दैट इज माय कैपिटल गेन। तो इनकम में मेरे पास कैपिटल गेन भी आ जाता है और मेरा रेवेन्यू भी आ जाता है। रेवेन्यू अराइजेस इन द कोर्स ऑफ द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एन एंटिटी एंड इज रेफर्ड टू बाय अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट नेम इंक्लूडिंग सेल्स एंड टर्नओवर। रेवेन्यू जो है वो कारोबार के रोजमर्रा के मामलात से हासिल होने वाली आमदनी को कहा जाता है, और ज्यादातर वो सेल्स या टर्नओवर के नाम से ही पहचाना जाता है। ये चीज सबको समझ आती है। अब एक सवाल इस पे कर लेते हैं। एबीसी पीएलसी is a trading company that deals in the purchasing and selling of a single product cupcake. You have been appointed as the financial accountant at ABC PLC and your manager finance has asked you to complete the following task and identify whether the following items are asset, liability, capital, expenses and revenue। अब जो कैश मेरे पास रखा हुआ है, जो कैश मेरे पास रखा हुआ है, ये क्या होगा मेरे लिए? ये मेरे लिए होता है एसेट। अमाउंट ओड टू XYZ एंटरप्राइजेस, मैंने XYZ एंटरप्राइजेस से कुछ पैसा लेना है, ये भी मेरे लिए क्या है? एसेट है। फर्नीचर इन्वेस्टेड इन द न्यू ऑफिस फॉर एबीसी पीएलसी, ये कैपिटल एक्सपेंस भी हो सकता है, ये कैपिटल एक्सपेंस भी हो सकता है, और ये मेरे लिए नॉन करंट एसेट भी हो सकता है। इन अदर वर्ड, ये एसेट भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। अमाउंट ओन टू मिस्टर एक्स अगेंस्ट द सेल्स ऑफ 1000 कपकेक्स, अमाउंट ओन टू मिस्टर एक्स, एसेट। सैलरीज पेबल टू एम्प्लॉय, सैलरीज पेबल मेरे लिए एक्सपेंस भी हो सकता है क्योंकि ये सैलरीज हैं, सैलरीज मेरे लिए एक्सपेंस है, एंड पेबल है तो ये लाइबिलिटी भी है, तो ये सैलरी और एक्सपेंस और लाइबिलिटी दोनों में आ जाएगा।
रेंट पेड फॉर द मंथ, एक्सपेंस। इन्वेंट्री हेल्ड एट वेयर हाउस, एसेट। बिल्डिंग और बिल्डिंग ऑफ द ऑफिस फॉर एबीसी पीएलसी, एसेट। आई बिलीव ये सारी चीजें आप सबको समझ आ गई होंगी। Still, if you guys have any question, you guys can contact me anytime. Here's my contact number. You guys can contact me on WhatsApp. Anytime if you are in Pakistan, तो भी अगर आप पाकिस्तान के बाहर से मुझे contact करें तो you just have to put 92 in front of your number and you can WhatsApp me anytime. आप लोग को जवाब ज़रूर मिल जाएगा, थोड़ा देर से ही सही लेकिन मिलेगा ज़रूर। आई बिलीव ये चीज़ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोग का कोई सवाल होता तो हेयर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।